नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आपका एजुकेशन बाय डॉक्टर शमा के चैनल पर। आज हम मध्यकाल के ही उस टॉपिक से फिर शुरू करेंगे जहां हमने पिछली क्लास में छोड़ा। तराइन के द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी के बाद भारत में राजनीतिक स्थिति क्या रही और सल्तनत काल आने से पहले की स्थिति के विषय में जानकारी प्राप्त करें। जानकारी के प्रमुख स्रोतों के रूप में यदि हम चर्चा करें तो समकालीन इतिहासकार हसन निज़ामी की ताजुल मासिर, फरिश्ता की तारीख़ फरिश्ताई, मिनहाज उस सिराज की तबक़ात नासिरी, यूफ़ी की किताबें महत्वपूर्ण हैं जिसमें 1192 से 1206 तक की कालक्रम के विषय में हमें जानकारी प्राप्त होती है। तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया और उसके पुत्र गोविंद राज को अपने अधीन अजमेर का शासक नियुक्त किया। वहीं दिल्ली शासक खांडेराव के उत्तराधिकारी के रूप में एक तोमर राजकुमार को वहाँ नियुक्त किया और उसी के पास इंद्रप्रस्थ में अपने सबसे काबिल और वफादार सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक को वहाँ का नायब नियुक्त किया। वहीं कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया। इस महत्वपूर्ण सफलता के बाद मोहम्मद गौरी विजित क्षेत्रों को ऐबक के अधीन छोड़कर स्वयं गजनी लौट गया, लेकिन कुछ ही समय बाद उसकी अनुपस्थिति में अजमेर में भयंकर विद्रोह हुआ। ये विद्रोह नटवर हिंदू सरदार के नेतृत्व में हुआ। चौहानों ने हांसी में तुर्की सेना को घेर लिया। विद्रोह को दबाने के लिए ऐबक स्वयं इंद्रप्रस्थ से आया और बागड़ के युद्ध में नटवन को पराजित किया। इसी क्रम में उसने डोर राजपूतों को भी हराया और बुलंदशहर को अपने अधिकार में लिया। उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली चला गया और 1193 में उसने तोमर राजा को हटाकर स्वयं दिल्ली का अधिकारी बन गया और उसे मोहम्मद गौरी की भारतीय राज्य की राजधानी बनाया। जिस समय ऐबक राजपूतों के विद्रोह का दमन करने में लगा था, उसी समय गौरी अपनी सेना लेकर हिंदुस्तान, कन्नौज और बनारस में गढ़वाल शासक जयचंद को पराजित करने के लिए पहुंचा। ऐबक को जब इसकी सूचना मिली तो वह यमुना पार अपनी सेना के साथ उसके साथ जा मिला। इटावा और कन्नौज के बीच स्थित चंदावर, जिसे छंदावर या चंदावर भी कहते हैं, दोनों के बीच युद्ध हुआ और 1194 में गौरी ने जयचंद को पराजित किया और विजय के पश्चात वह बनारस को लूटता हुआ पुनः गजनी की ओर रवाना हो गया, परंतु वह कन्नौज को जीत नहीं सका, जिसे बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1198 में जीता। 1195 में मोहम्मद गौरी पुनः गजनी से भारत लौट 1195 में मोहम्मद गौरी पुनः गजनी लौट गया, लेकिन दूसरी तरफ अलीगढ़ में विद्रोहियों ने विद्रोह कर दिया, जिसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने सफलतापूर्वक दबाया। परंतु उसी समय अजमेर के चौहान राज्य में तीसरी बार हरिराय के नेतृत्व में विद्रोह हुआ। उसने अपने भतीजे गोविंद राज को पद से हटाकर वहां से भगा दिया और दिल्ली आक्रमण के लिए रवाना हो गया। जब इसकी सूचना कुतुबुद्दीन ऐबक को मिली तो वह स्वयं एक बड़ी सेना लेकर अजमेर दुर्ग की ओर रवाना हुआ और अजमेर दुर्ग का घेरा डाला और वहाँ पर उसने कुछ समय पश्चात
हरिराय को पराजित कर दिया और गोविंदराज के स्थान पर तुर्की सूबेदार को वहां नियुक्त किया और गोविंदराज को रणथंबोर का किला सौंप दिया। 1195 से 1196 में मोहम्मद गौरी ने फिर भारत पर आक्रमण किया तथा जादौन भट्टी राजपूतों की राजधानी बयाना का घेरा डाला। वहां के राजा कुमारपाल को थग्गीर के दुर्ग में घेरा। उसने बड़ी वीरता से उसका मुकाबला किया, लेकिन वह सफलता नहीं प्राप्त कर सका और थग्गीर और विजय मंदिर गढ़ को मोहम्मद गौरी ने अपने अधीन किया और तुर्की सूबेदार बहाउद्दीन तुगरिल को वहां नियुक्त किया। इसके बाद गौरी ने ग्वालियर दुर्ग का घेरा डाला, पर अपने को सफल न होते देख वहां के शासक सुलक्षण पाल से संधि कर ली, लेकिन कालांतर में उसने स्वयं ने संधि को तोड़ दिया और बयाना के सूबेदार बहाउद्दीन तुगरिल को ग्वालियर विजय के लिए भेजा। 1.5 वर्ष तक उसने वहां का घेरा डाला और सफलतापूर्वक ग्वालियर दुर्ग को अपने अधिकार में किया। कालांतर में 1196 में राजपूतों का चौथा विद्रोह हुआ। यह विद्रोह मेद और चौहानों के नेतृत्व में हुआ। उन्होंने अहिलवाड़ा के चालुक्य राजा को आमंत्रित किया और संयुक्त मोर्चा कायम किया। उन्होंने अजमेर स्थित तुर्क सेना को घेर लिया, जिसकी सूचना मिलते ही ऐबक तुरंत अजमेर पहुंचा और उसने विद्रोह को बड़ी सफलतापूर्वक दबाया। 1197 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने चालुक्य शासक को सबक सिखाने के लिए गुजरात पर आक्रमण करने की योजना बनाई। उसने भीमद्वितीय की राजधानी अहिलवाड़ा पर आक्रमण किया। भीम ने आबू पर्वत के पास एक मोर्चा लगाया, लेकिन चालाकी से ऐबक ने उसे मैदान की ओर खींच लिया। युद्ध में भीम को बुरी तरह पराजित किया और अहिलवाड़ा को लूटा। अहिलवाड़ा पर अधिकार कर लिया, परंतु कालांतर में चालुक्यों ने अहिलवाड़ा को पुनः अपने अधिकार में धीरे धीरे कर लिया। अगले 3-4 वर्षों में ऐबक ने अनेक छोटे मोटे आक्रमण किए। 1197-98 में राष्ट्रकूट शासक से बदायूं छीन लिया और 1202 और 1203 ईस्वी में ऐबक ने चंदेल शासक परमर्दित देव से कालिंजर छीना और बाद में महोबा और खजुराहो पर भी अधिकार कर लिया। उधर मोहम्मद गौरी के एक सेनापति इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने बिहार और बंगाल पर विजय प्राप्त की और उदनपुरी विश्वविद्यालय तथा नालंदा विश्वविद्यालय को लूटा और वहाँ की पुस्तकों को जला दिया। इसी तरह उसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय को भी अपने अधिकार में किया और उसे भी लूटा। कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत के विजित क्षेत्रों का शासक भार सौंपकर मोहम्मद गौरी गजनी लौट गया, क्योंकि उधर उसे अपने मध्य एशिया के शत्रुओं से निपटने के लिए जाना पड़ा। कालांतर में 1206 में हिंदू खोकर विद्रोहियों ने नमाज पढ़ते हुए मोहम्मद गौरी की हत्या कर दी। जैसे ही ये सूचना भारत में ऐबक को मिली, उसने स्वयं को दिल्ली का स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया। इस प्रकार 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत में सल्तनत काल की शुरुआत की। सल्तनत काल में 5 राजवंश माने जाते हैं मुख्यतः, जिसमें मामलुक वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश प्रमुख है। कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का पहला शासक था और अगली क्लास में हम इस मामलुक वंश, जिसे दास वंश भी कहते हैं, गुलाम वंश भी कहते हैं, इनके शासकों की उपलब्धियों और शासन के बारे में अध्ययन करेंगे।